हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है डे 2 के अंदर। डे 1 में हमने जाना क्या होता है बहुभ्रूणता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो, और हमने जाना क्या होता है अनिषेक फलन, और आज हम जानेंगे क्या होता है भ्रूणपोष। जी हाँ, ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है भ्रूणपोष क्या होता है। वैसे क्वेश्चन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन 1 या 2 नंबर में आती है, लेकिन लॉन्ग में 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं भ्रूणपोष एवं उसके प्रकार। बिल्कुल आसान सरल भाषा में आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। 30 दिन के अंदर आपकी बायोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट 70 में 70 वाली तैयार हो जाएगी। तो आज जानते हैं क्या होता है भ्रूणपोष। सबसे पहले हम शब्द से समझने का प्रयास करते हैं। भ्रूण हमने पहली क्लास में जाना था। भ्रूण यानी बच्चा, पोष यानी कि पोषण। भ्रूणपोष, पोष यानी कि पोषण। एक होता है भ्रूणकोष, कोष यानी कि रहने का कच्छ स्थान। ठीक उसी प्रकार से पोष यानी कि पोषण। तो पहले हम शब्द से निकालने का प्रयास करेंगे। तो भ्रूणपोष बीज का एक भाग होता है। क्या होता है? बीज का एक भाग। हमने लिया एक बीज, उस बीज का एक भाग है। कौन भाग है? भ्रूणपोष उस बीज का एक भाग होता है जो विकासशील, किसको? विकासशील भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण। आ गया, पोष से शब्द निकला पोषण, यानी कि क्या काम है भ्रूण का? विकासशील। किसको? भ्रूण को क्या करना? पोषण प्रदान करना। क्या करना? पोषण प्रदान करना। अब ये विकासशील क्या होता है? एक होता है विकसित, जो विकसित हो चुका है। एक होता है विकासशील, यानी कि जिसका विकास हो रहा है। हमारा भारत विकासशील देश है, यानी कि उसमें विकास हो रहा है। अभी हम विकसित नहीं हुए हैं। अमेरिका विकसित देश है, वहां विकास हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास हो रहा है, तो हम इसे विकासशील कहेंगे। यानी कि जिस भ्रूण का विकास हो रहा है तो उस भ्रूण को क्या कहेंगे? उसे विकासशील भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकासशील। तो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कैसे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? विकसित भ्रूण को नहीं, विकासशील भ्रूण को। इस प्रकार से विकासशील यानी कि विकासशील भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब मक्का, गेहूं जैसे बीज जिनमें भ्रूण पोष पाया जाता है भ्रूणपोषी कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण हो गए मक्का और गेहूं, इनके अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। तो कि इनका क्या होता है? वो इनका क्या करता है? पोषण करता है, पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष बीज कहलाते हैं। इन्हें हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्का, ये मक्का और गेहूं क्या है? भ्रूणपोषी बीज है। क्या है? भ्रूणपोषी, क्योंकि इनमें है भ्रूणपोष, तो इन्हें क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष के प्रकार। अब हम जानेंगे भ्रूणपोष के प्रकार। इतना समझ में आया क्या काम है भ्रूणपोष? नाम से पता चल रहा है क्या ना काम है इसका। भ्रूणकोष विकास बीज का एक भाग है। बीज का क्या है? बीज का एक भाग होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कितनी सरल इजी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। अब बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। परिवर्धन के आधार पर आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष निम्न 3 प्रकार का होता है। परिवर्धन के आधार पर आवर्तबीजी। अब आवर्तबीजी क्या होते हैं? अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूँ। 9th क्लास में अगर पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है आवर्त, यानी कि जिसके ऊपर कोई परत है, कोई परत है। आवर्त यानी ढका हुआ बीज। तो आवर्तबीजी बीज के पौधों में भ्रूणकोष निम्न 3 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? एक होता है केंद्रकीय, एक होता है कोशिकीय, और एक होता है हेलोबियल। एक होता है हेलोबियल। अब बात आती है केंद्रकीय की। तो परिवर्धन के समय भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है। यानी कि जब उसका परिवर्तन होता है तो उसका केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजन होता रहता है, विभाजित होता रहता है, और विभाजन समाप्त होने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का। क्या होता है केंद्रकीय में? कि भ्रूणपोष केंद्र स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है, यानी स्वतंत्र मजे से अपने विभाजित होता रहता है, और विभाजन होने के बाद विभाजन हो गया, विभाजन समाप्त हो गया, उसके बाद क्या होता है? विभाजन होता रहता है। अंत में परिधि से केंद्र की ओर। परिधि का मतलब जानते हो आप? परिधि यानी कि जैसे कि कोई गोला है, ये गोला, इस गोले की मान लो ये परिधि है और ये इसका केंद्र है, तो परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि उसकी परिधि से केंद्र की ओर क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि पहले विभाजन होता है, विभाजन समाप्त हो जाता है, उसके बाद परिधि से केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसका उदाहरण नारियल। क्या है इसका उदाहरण? नारियल। अब बात आती है क्या होता है? कोशिकीय। तो भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के बाद, यानी कि देखो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? विभाजन हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन हो गया समाप्त, फिर हुआ कोशिका भित्ति का निर्माण। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें विभाजन हुआ, फिर भित्ति का निर्माण, फिर विभाजन हुआ, फिर भित्ति का निर्माण, फिर विभाजन हुआ, फिर भित्ति का निर्माण। यानी कि भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब ये इससे थोड़ा अलग है। इसमें पहले सबसे पहले विभाजन कर लेंगे, एक साथ कर लिए विभाजन, फिर करेंगे भित्ति का निर्माण। इसमें करा एक विभाजन, एक भित्ति निर्माण, एक विभाजन, फिर से भित्ति निर्माण। इसमें इस प्रकार से होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करो। अब बात आती है हीलोबियल। तो हीलोबियल होता है, अगर आपको पेपर में ना आए, बिल्कुल भी आप भूल जाओ, तो इस बात को ध्यान रखना कि केंद्रकीय और कोशिकीय, ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा केंद्रकीय, फिर पढ़ा कोशिकीय। तो केंद्रकीय और कोशिकीय, इन दोनों भ्रूणपोष के बीच की जो अवधि है, बीच की जो अवधि है या फिर बीच का जो स्टेप है, उसे कहते हैं हम हेलोबियल। यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था है।
आम भाषा में कहा जाए तो केंद्रकीय और कोशिकीय के बीच की अवस्था है हेलोबियल, क्योंकि इसमें भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि पहला विभाजन हुआ, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, इसके बाद दोनों केंद्रक भ्रूणपोष के अलग अलग भागों में विभाजित होते रहते हैं। अब कोई भी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि इसमें क्या हुआ, पहले कोशिका भित्ति का विभाजन, उसमें विभाजन हुआ, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद खत्म, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, विकसित होते रहते हैं। अब कोई भी भित्ति नहीं बनती, मतलब विभाजन हुआ, भित्ति बनी, फिर उसके बाद कोई भी भित्ति नहीं बनती। तो इसका उदाहरण है एरेम्यूरस। क्या है, एरेम्यूरस। और के कोशिकी का उदाहरण है एडोक्सा। क्या है, एडोक्सा। उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक उदाहरण याद करोगे तो वो याद रहेगा। तो यहाँ पर है एडोक्सा, यहाँ पर है एरेम्यूरस। क्या है, एरेम्यूरस। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा क्या होता है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या होता है, ये बीज के अंदर पाया जाने वाला एक भाग होता है जो विकसित नहीं, जो विकासशील, किसको, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। उदाहरण में लिख दिया, मक्का, गेहूं जैसे बीज जिनमें भ्रूणपोष होता है उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। कैसे बीज कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब परिवर्तन के आधार पर आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, केंद्रकीय, कोशिकीय, उसके बाद हेलोबियल। सबसे पहले पढ़ा हमने केंद्रकीय। इसमें क्या होगा, पहले विभाजन होगा, विभाजन के बाद एंड में कोशिका भित्ति का क्या होगा, निर्माण होगा। इसका उदाहरण नारियल। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, भित्ति का निर्माण होगा, विभाजन होगा, भित्ति का निर्माण होगा। इसका उदाहरण क्या, एडोक्सा। हीमोवियल में क्या होगा, इन दोनों के बीच की अवस्था, किसकी, केंद्रकीय और कोशिकीय, इन दोनों के बीच की अवस्था क्या है, हेलोबियल। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो एंड में लाइन कि इन दोनों के बीच की अवस्था है। किसकी अवस्था है, केंद्रीय और कोशिकीय के बीच की अवस्था। अब हेलोबियल में क्या होता है, भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पहले विभाजन हुआ, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाती हैं, विभाजित होती रहती हैं, और उसके बाद क्या होता है, अलग अलग हो जाती हैं, होती रहती हैं। उसके बाद कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती, यानी कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती। इसमें बस एक ही बार होता है जो होता है, और इसका उदाहरण है एरेम्यूरस। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों क्या होते हैं। अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आपको पूरी 100 यानी कि मेरे हाथ से लिखी हुई बिल्कुल साफ, स्वच्छ और नीट एंड क्लीन आपको मिलने वाले हैं इसके नोट्स। डे 5 यानी कि 5 क्लास यानी कि डे 5 जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हम डे 5 की एक साथ नोट्स दे देंगे, या फिर डे 10 तक दे देंगे, लेकिन आपको दे देंगे अगर आप कमेंट करके बताओगे तो, वरना आप यहाँ से इसके उतार सकते हो। आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। अब मैं आपको मिलूंगा इसके डे 3 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।